नमस्ते दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास का आगे का भाग नंबर 7। मोहन चाचा जब वह घर छोड़कर फिर अपने छोटे भाई के साथ रहने को चले आए तब उसमें 2 कायस्थ परिवार आए। हमारे दूर के रिश्तेदार 2 भाई बड़ी उम्र के, बड़े किसी वकील के मुहर्रिर पियक्कड़। लोग उन्हें ढालू लाला कहते थे। उनकी बुढ़िया पत्नी पूरी कंकालिन मौजूद थी। छोटे किसी सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त विधुर। दोनों के 2-2 लड़कियां, 2-2 लड़के। बड़े भाई की लड़कियों की शादी हो चुकी थी। छोटी की बाबू उमा शंकर वकील से, जिनका मकान उसी लाइन में बीच का एक मकान छोड़कर था। बड़ी की कहीं और। बड़े लड़के की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। उसकी विधवा किसी पूर्वी जिले की साथ ही रहती थी। उसके कोई बच्चा न था। छोटा लड़का भी विवाहित था, पर उसकी बीवी सास के व्यवहार से संत्रस्त होकर अपने मायके बेगमसराय भाग गई थी। उसकी माँ जमींदारनी थी, पक्की चांद। नाम उसका उमाराई था। इक्के में ही बैठी बैठी अपनी समधिन को 100 तरह की खरी खोटी सुना जाती थी। ढालू लाला की पत्नी गलियों से अपना आंगन गुंजाती। एक न भीतर बैठती न दूसरी बाहर निकलती। छोटे भाई के दोनों लड़के आवारा थे। पढ़ने लिखने में उनका मन न लगा। बाप की पेंशन पर खाते और मटर गश्ती करते थे। कोई ऐब न था जो उनमें ना हो। बाद को एक ने स्टेशनरी की दुकान कर ली, दूसरा म्यूनिसिपैलिटी में सफाई का दरोगा हो गया। उनके विपरीत लड़कियां खाना बनाने, सीने पिरोने, गाने बजाने सब में निपुण थी। एक का नाम कमला था, दूसरी का सुधी से उतर गया है। मेरी बड़ी बहनों की उम्र की थी, फिर भी उनके साथ मेल मिलाप, लड़ाई झगड़े की कुछ स्मृतियाँ मेरे साथ हैं। विधवा पतोहू उस घर में नौकरानी की तरह रहती थी। सबसे मैले मोटे उसके कपड़े, सबसे अधिक उस पर काम। रसोई, चौका बर्तन, कुटाई पिसाई सब उसके सिर। जीने की कोठरी में एक जांत गड़ी थी। जंतसार के बहुत से गीत उसे याद थे। कभी कभी उसके पास बैठने और श्रम स्वेद वेदना में भीगे उसके गीतों को सुनने की मुझे याद है। कभी उसका श्रम कम करने की गरज से जांत की मुठिया में हाथ लगाने की भी। कभी उसके मेरे हाथ में छाले भी पड़ जाते थे। गीत सुनने के लोभ में देर तक मुठिया चलाने से कितना दर्द उसके गीतों में टपकता था। पूरब की नारी को ससुराल में क्यों इतना दुख दिया जाता है, यह मैं समझ नहीं सका। सैकड़ों गीतों में उसका रोदन आज भी सुना जा सकता है। उससे मेहनत ली जाती है, उसका अपमान किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, उसके मायके वालों को गाली दी जाती है, वह चुप रहती है, सब सहती है। अपनी करुण कथा अपने माँ बाप के कानों तक भी नहीं पहुँचने देती कि सुनकर उनको दुख ना हो, उनकी छाती न फट जाए। इन गीतों में कहीं कहीं भाई का रूप बड़ा मार्मिक उभरता है। वही तो है जो बहन की ससुराल जाकर उसकी दुर्दशा देखता, आंसू बहाता है और उसे अपनी संवेदना देता है, और इतने से ही बहन जैसे सब कुछ बर्दाश्त करने की शक्ति पा जाती है। उसकी इस दयनीय दशा का कारण शायद यह है कि वह साधिकार कहीं नहीं है, न मायके में न सासुरे में। दोनों जगह अभिभावकों की उदारता, दया, करुणा पर निर्भर। नए कानून ने उसे जो अधिकार दिए हैं, क्या उनसे वह अब भी परिचित हो सकी है? मैं इस बात को भूल ही गया था कि वह परिवार कहाँ गया। जिन दिनों मैं विदेश मंत्रालय में था, एक नव दंपत्ति मेरे कमरे में आए। पत्नी ने बताया कि वह कमला की बेटी है और बेटी के चेहरे में माँ की कुछ कुछ मुखाकृति बिंबित देखने में मुझे देर न लगी।
उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए किया था। उसके पति विज्ञान में शोध कर रहे थे और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कनाडा में कोई स्कॉलरशिप मिली थी। वहाँ जाने के लिए ज़रूरी था कि कोई प्रमाणिक व्यक्ति 10,000 की सिक्योरिटी ले। वह मैंने ली। उसी लड़की से मुझे मालूम हुआ कि कमला अभी मौजूद है, वृद्धा हो गई है। मेरे यत्किंचित काव्य और उपलब्धियों से अपरिचित नहीं है और बहुत हर्ष विभोर होकर उन दिनों की याद करती है जब मैं घुंघराले बालों वाला सुंदर नटखट किशोर था और घुंघरुओं के अभाव में पाँव में कुंजियों के गुच्छे बांधकर उनके साथ नाचा करता था। स्त्रियों ने मुझे बहुत नचाया है। उनके संबंध में मुझे कुछ अप्रिय प्रसंग भी याद थे। खैरियत है कि उन्होंने उनको भुला दिया है। सरबराकार के मकान के बाद जो मकान था उसे मैंने सदा अधबना ही देखा। किसी ने बनवाना शुरू किया था और अधूरा ही छोड़ दिया था। बरसातों में उस पर जंगली घास उगती और गर्मियों में सूख जाती। उसके आगे बाबू उमाशंकर वकील का मकान था। वे मोहल्ले के पुराने बासिंदे न थे, इससे मोहल्ले वाले उनसे कुछ अलगाव का भाव रखते थे। वे बांदा के गांव तेरही भुजरक से अपनी विधवा माँ के साथ इलाहाबाद आए थे और अपने श्रम स्वाध्याय से बीए करके उन्होंने वकालत पढ़ी थी। अपने पेशे से खूब पैसे भी उन्होंने कमाए। उनकी उन्नति प्रगति के प्रति ईर्ष्या की भावना संजोए रखने पर भी लोग अपने लड़कों को उनका उदाहरण देते थे। जब चक पर जीरो रोड बनी तब उनका मकान प्रस्तावित सड़क के किनारे पर होने से बच गया। तब भी लोग उन्हें सुनाने से ना चूके कि पुराने उजड़ गए, नए आकर बस गए। जिस गली से हम आ रहे थे वह सीधे दक्षिण जाकर ग्रैंड ट्रंक रोड से मिलती थी और उसके उस पार मोहल्ला ऊंचा मंडी शुरू होता था। पता नहीं ऊंचा मंडी क्यों, जबकि होना चाहिए ऊंची मंडी। मेरे लड़कपन में भी ऊंची तो ज़रूर थी पर मंडी वहाँ कोई नहीं थी। किसी समय रही हो तो मैं नहीं कह सकता। नीचे उतरकर नाला था जिस पर जो पुल था उसको टक्कर साहब का पुल कहते थे और पुल के दोनों ओर बांस मंडी थी। पुल पर से जाती हुई सड़क सीधे जमुना जी को चली जाती थी। बरसातों में बढ़ी हुई जमुना का पानी नाले नाले टक्कर साहब के पुल तक आ जाता था और वहाँ नावें चलती थी। उमाशंकर का मकान चौराहे के एक कोने पर था, दूसरे पर चकेसरी देवी का मंदिर, तीसरे पर बाबू जीवनलाल वकील का मकान। उमाशंकर के पूर्व मोहल्ले के एकमात्र वकील कायस्तों में मोहल्ले के सबसे प्रसिद्ध और सबसे समृद्ध व्यक्ति। चौथे कोने पर जय नारायण महानारायण के मकान के आगे का चबूतरा था जिसके कोने पर नीम का एक बड़ा पेड़ था। बरसात में किसी दिन नीम के पेड़ में झूला डाल पटरे पर खड़े हो महानारायण पलंगा झूलते थे और झूले का पटरा नीम की डालों को छू छू आता था और मोहल्ले भर के बच्चे उनकी इस साहसिकता और निर्भीकता पर खुश होकर ताली बजाते, शोर मचाते थे। चौराहे से पश्चिम को जाने वाली गली महाजनी टोले को चली जाती थी। इस पर उमाशंकर के मकान के बगली पिछवाड़े के बाद पहला मकान ठकुराइन का था। आगे कुछ शियों के मकान, फिर शहीद मर्द की कब्र मोहल्ले की पश्चिमी सीमा थी। यह मर्द मोमिन कैसे यहाँ शहीद होने के लिए आ गया था मुझे पता नहीं। मेरा अनुमान है जब मुसलमानों ने चकेसरी देवी का मंदिर तोड़ा होगा उस समय की लड़ाई में यह शहीद हुआ होगा। अब उसकी कब्र पर हिंदू मुसलमान दोनों मत्था टेकते थे। गली की दक्षिणी पंक्ति में कई कायस्थों के मकान थे। उनमें बाबू द्वारिका प्रसाद कुछ प्रसिद्ध हुए। बाबू केदारनाथ,
अग्रवाल मुख्तार के मुहर्रिर थे, जिनकी मुख्तारी से बहुत से वकीलों की वकालत ईर्ष्या करती थी। गांधी जी के 1920 के असहयोग आंदोलन के समय द्वारिका प्रसाद ने अवधी भाषा में असहयोगी फाग नाम की एक किताब लिखी, छपाई और मोहल्ले के लड़कों ने उसकी हजारों प्रतियां शहर में घूम घूम कर बेची। बाद को वह किताब सरकार ने जब्त कर ली। द्वारिका प्रसाद के घर की तलाशी हुई और बहुत से मोहल्ले के लड़कों के बस्तों की भी। मुझे अब तक याद है कि जब उन्होंने फागें लिखी थी तब सबसे पहले उन्होंने स्वयं गा गा कर मेरे पिताजी को सुनाई थी। फागों की भाषा में प्रवाह था, उससे अधिक सामयिक उल्लास। एक समय उसकी बहुत सी फागें मुझे याद थी और मैं उनको अनुकूल लयों में गा सकता था। 2-4 पंक्तियाँ आज भी स्मृति में अटकी हैं। जागा जागा जगावा देश विदेशिया, छोरेस हाथ का कांगन। जागो जागो देश को जगाओ, विदेशी ने हाथ का कंगन छीन लिया है। विदेशी के हाथ का कंगन छीनने की कल्पना में कुछ कवित्व भी हैं। असहयोग आंदोलन में सरकारी कचहरियों का बाईकाट करने को कहा गया था। एक फाग वकीलों के खिलाफ थी। बीच कचहरी डाका उकिलवा, डाई रहे भारत माँ। ठाकुरों की उस मोहल्ले में कोई बस्ती न थी। विधवा ठकुराइन को एक कायस्थ महोदय कहीं से उड़ा लाए थे। उनकी अपनी ब्याहता पत्नी भी थी। कई बच्चे थे जो दूसरे मोहल्ले में रहते थे। ठकुराइन की एक लड़की अपने पूर्व पति से थी, एक लड़की 2 लड़के मुंशी जी से हुई। ठकुराइन मझोले कद, भरे बदन, गोरे रंग की स्त्री थी। उनका सौंदर्य उनकी चाल में था। मशहूर था कि एक बार एक कत्थक किसी शादी में नाचने गाने के लिए मोहल्ले में आया और ठकुराइन के पीछे पीछे घूमने लगा। मुंशी जी को पता लगा तो उसे बुलवाकर उससे बोले, हाथ पांव तोड़वाकर, खुद तोड़कर नहीं, बैठाल दूंगा। खैरियत इसी में है कि मोहल्ले में अब दिखाई ना पड़ो। वह हाथ जोड़कर बोला, सरकार मैं फैजाबाद का कत्थक हूँ, कसूर माफ़ होए। ठकुराइन गजगामिन है। मैं गजगामिन की चाल सीख के उनके पीछे पीछे घूमत हूँ। 2-4 रोज में उनकर चरण छुई के चला जाबूँ। अपनी ठकुराइन की यह विशेषता सुनकर मुंशी जी की बाछें खिल गई और उन्होंने कत्थक को बख्श दिया। जब मुझे ठकुराइन को देखने की याद है, वह बुढ़ा गई थी, पर उनकी चाल में कुछ बात तब भी थी। लड़के उनके किसी काम के नहीं निकले। बड़ा लड़का तो एक बार जेल भी गया, पता नहीं किस जुर्म में। उसके छूटने पर ठकुराइन ने ऐसा जश्न मनाया जैसे वह कोई मुहिम फतह करके आया हो। लड़कियां उसकी दोनों सुंदर थी, पर उनका विवाह अच्छे घरों में नहीं हो सका। ऐसे वर्ण संकरों की भी नगर में एक बिरादरी थी और उनकी शादियां उसी के बीच होती थी। बड़ी का पति विशेष कुरूप और भद्दा था। जब वह ब्याहने आया तब मोहल्ले में किसी ने फबती कसी, कोए की चोंच में अंगूर। किसी ने व्यंग्य से कहा, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। ठकुराइन के घर के ठीक सामने दक्षिण को एक गली जाती थी जो आगे दहाने मुड़बाई और बड़ा रोजा छोड़ती हुई त्रिपोलिया को चली जाती थी। पता नहीं वह बड़ा रोजा किस बड़े आदमी की कब्र पर बना था। लड़कपन में तो हम उसे ताज बीबी के रोजे का छोटा भाई ही समझते थे। रोजे के चौगिर्द पाय बांध था जिसमें एक बूढ़े दढ़ियल मौलवी साहब मकतब लगाते थे। टाट पर कतार लगाकर मैले कुचेले कपड़ों में बैठे लड़के अपनी अपनी किताबों पर झूल झूल कर जैसे पीठ छाती की लहर चल रही हो, उच्च किंतु लयपूर्ण स्वर में कुछ पढ़ते रहते थे। शायद कुरान शरीफ। मौलवी साहब के कान इतने सदे थे कि 50-60 लड़कों में कोई गलती करता तो वे फौरन तड़फ कर शुद्ध पाठ का उच्चारण करते। एक बार सब लड़के स्तब्ध होकर उनको
सुनते और फिर अपनी घोखंत शुरू कर देते। दक्षिण की गली में बाईं ओर कई तवाइफों के मकान थे, जिनमें नाचने गाने वाली भी थी, पेशे वाली भी। दाहिनी ओर हलवाई, पनवाड़ी, माली, चूड़ीहार, रंगरेज की दुकानें। रंगरेज की दुकान की रंगीनी अब भी आँखों में बसी है। तरह तरह के रंगों में रंगी साड़ियाँ सूखने को बांसों पर टंगी रहती, या रंगरेज के लड़के उनको सुखाते रहते, और गली में रंगों की तरंग सी उठती गिरती रहती। तवाइफें प्राय खास खास की होकर रहती थी, और कौन किसकी है लोग जानते थे। कुछ तो अपने संबंध की श्रृंखला पीढ़ी दर पीढ़ी बांधती। गली की गुलनार नायब साहब के पूर्व पारिवारिक संबंध की श्रृंखला में मेरे पिताजी को अपने बड़े भाई का दर्जा देती। जब कभी वे गली से निकलते, वह मुंह पर घूंघट लेती या कमरे के अंदर चली जाती। कहते हैं एक बार गुलनार को शहर की किसी शादी में नाचने को बुलवाया गया। उस शादी में मेरे पिताजी भी शिरकत कर रहे थे। गुलनार ने जो पिताजी को महफिल में देखा तो दांतों से जीभ काट ली। बोली, हाय दैया, मैं इस महफिल में नहीं नाच सकती, यहाँ हमारे भैया बैठे हैं। पिताजी को जब इस स्थिति का पता लगा तो वे ही महफिल से हट आए। जय नारायण महानारायण बड़े छोटे भाई थे, गुण स्वभाव में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। जय नारायण दुबले पतले सीधे, महानारायण पहलवानी काठी के बांके। संध्याओं को जब जय नारायण अपने बरामदे में बैठे माला फेरते रहते थे, महानारायण दक्षिणी गली में फेरे दिया करते थे। उसे राम गली भी कहा जाता था। प्राय तवाइफों के मोहल्ले रामगंज कहलाते थे। वेश्याओं को रामजनी कहा जाता है। हिंदुओं की व्यंग्य वृत्ति, सेंस ऑफ ह्यूमर का कोई जवाब नहीं। उनके घर के बाईं ओर एक खतरानी अपने लड़के और लड़की के साथ रहती थी। मोहल्ले में खतरी का भी यह एकमात्र मकान था। लड़के का नाम राजा था, लड़की का खिल्लो। खतरानी मोहल्ले में खिल्लो की अम्मा के नाम से पुकारी जाती थी। उस परिवार में एक बड़ी त्रासदी घटी। राजा की संगत मुसलमान लड़कों से की थी, जिनके यहाँ वह खाता पीता भी था। बिरादरी वालों को वे दूर के मोहल्ले में रहते थे। जब यह पता लगा तो उन्होंने घोषणा कर दी कि राजा मुसलमान हो गया, और धमकी दी कि अगर वह घर में आए जाएगा तो खिल्लो से शादी करने को कोई खतरी परिवार तैयार न होगा। खिल्लो की अम्मा ने अपनी छाती पर पत्थर धरकर राजा को घर से निकाल दिया। ब्याहने योग्य बेटी का भी तो ध्यान रखना था। राजा कभी कभी आता तो बाहर बैठता। माँ जो कुछ भी घर में खाने पीने को होता उसके सामने रखती, और ड्योढ़ी पर बैठकर बिरादरी के इस अत्याचार पर 8-8 आंसू बहाती। राजा कंपनी बाग के जिम खाना क्लब में साहबों को टेनिस खिलाता था। उसने अपनी कमाई से अपनी बहन की शादी के लिए रुपया जोड़ा, सारा सामान जुटाया। बिना घर में पाँव रखे विदा के समय वह नीम के पेड़ के नीचे खड़ा रो रहा था। बहन जब डोली में बैठने लगी तो अपने भाई से भेंटने के लिए नीम की ओर बढ़ी, पर ससुराल वालों ने उसे रोक दिया। राजा को नीम के तने पर सिर पटक पटक कर बिलखते मैंने अपनी आंखों से देखा था। बाद को खिल्लो की माँ कहीं चली गई। राजा भी गली में ना दिखाई देता। लोगों का ख्याल था कि राजा अपनी माँ को लेकर किसी दूसरे शहर चला गया। हिंदुओं की छुआछूती नीति ने कितने अनर्थ किए हैं, और उनकी सामाजिक रूढ़ियाँ कितनी क्रूर और निर्मम हो सकती हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड को जाने वाली गली में आगे चलकर दाहिनी ओर को छोटू आहिर का मकान था। उनके घर के आगे बड़ी खुली जगह थी, जिसमें उनकी गाय भैंसें बंधी रहती थी। सानी पानी के समय बाँ बाँ करती। फर्श पर हर तरफ गोबर ही गोबर।
चारों ओर गोबर गंध। छोटू को अल्लाह गाने का शौक़ था, जिसकी 52 लड़ाइयाँ उनको बजर बानी याद थी। बरसात के दिनों में वे मचिया पर बैठ जाते और ढोलक को घुटनों से दाब कर अल्लाह छेड़ते। ढोलक की दुई दुई पनही वाली ताल पर उनका अंग अंग लहराता। सुमिरन करी के श्री गणपति को, ओ गिरजा के चरण मनाए। लिखूं लड़ाई अब जम्बे की, यारो सुनियो कान लगाए। इतना सुनी के राजा बोले, पंडित सुनो हमारी बात। एक दिन मरना है सब ही को, खटिया परी के मरे बलाए। सन्मुख रन में हम मरीजे हैं, हुई है जुगन जुगन लो नाम। डोला मांगत है बेटी को। अल्लाह में पंक्तियाँ सम विषम क्रम में पढ़ी जाती हैं, यानी ओ गिरजा के चरण मनाए, लिखो लड़ाई अब जम्बे की। इतना एक साथ पढ़कर ढोलक पर दुई दुई पनही की ताल दी जाएगी। आखिरी पंक्तियाँ इस प्रकार सुनाई देंगी। होई है जुगन जुगन लो नाम, डोला मांगत है बेटी को। तक धिन दुई दुई पनही। मेरी चकवाली कविता में छोटू का भी वर्णन था, कुछ पंक्तियाँ याद हैं। मचिया पर बैठा करता था जमकर छोटू ग्वाला, और बजाकर ढोलक गाया करता था वह अल्लाह। स्वर के साथ हिला करती थी उसके सिर की पगड़ी, देख देख कर मुस्काती थी उसकी जोरू तगड़ी। अल्लाह सुनने को बहुत से अहिर लोग इकट्ठे होते थे, बड़ी बड़ी लाठियाँ लेकर। अहिरों के कुछ घर मोहल्ले के पूर्व उत्तर के कोने पर भी थे। सुनते सुनते लोगों को इतना जोश आता कि कई जोड़े खड़े होकर ढोलक की ताल पर लकड़ी भांजने लगते, और कभी कभी सचमुच ही लाठी चल जाती और 2-4 का खोपड़ा भंजन हो जाता। अहिर के घर के आगे जामिन अली और कुछ मुसलमानों के मकान थे। बीच की बहुत सी ज़मीन खाली पड़ी थी, बड़े रोजे के पूरब की, जिस पर ताड़ खजूर के पेड़ खड़े थे। आखिर में कई ब्राह्मणों के मकान थे। एक पंडित जी रामलीला में परशुराम बनते थे, और उनकी आवाज़ से हम पहचान लेते थे कि ये हमारी गली वाले पंडित जी हैं। खाली ज़मीन से बाईं ओर पूरब को एक गली बाबू राजा राम की कोठी को चली जाती थी। शायद वह चक की दक्षिणी पूर्वी सीमा थी। बाबू राजा राम पंडित मोतीलाल नेहरू के मित्रों में थे। बहुत बाद को मैं उनके परिवार के किसी लड़के की ट्यूशन करता था। कमरे में मैंने दोनों की फ्री मैसोनरी सोसाइटी के सदस्यों की विशेष पोशाक में एक फ़ोटो देखी थी। कहते हैं यह एक प्रकार की आध्यात्मिक संस्था थी, जिसकी कार्रवाई बिल्कुल गोपनीय रखी जाती थी। केवल सदस्य ही उसमें भाग ले सकते थे। इसका संबंध किसी मध्ययुगीन यूरोपीय रहस्यवादी संघ से था। केवल धनी मानी व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते थे। सदस्य हर हालत में एक दूसरे की सहायता करने को प्रतिबद्ध थे। अपने को सदस्य बताने के कुछ गुप्त संकेत भी थे। कहा जाता था कि एक बार कोई जज किसी अभियुक्त को फांसी की सज़ा सुनाने जा रहा था। जज फ्रीमैसन था। अभियुक्त ने जज को संकेत से बताया कि वह भी फ्रीमैसन है, और जज ने उसको छोड़ दिया। मैसोनिक लाज की कोई इमारत नगर में कहीं देखने को मुझे याद है। पंडित मोतीलाल नेहरू की ऐसी संस्थाओं में रुचि थी। बाद को वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर भी आकृष्ट हुए। कोठी के उत्तर की गली में कुछ गुजरातियों, कुछ बंगालियों, कुछ कायस्थों की बस्ती थी। बंगालियों में एक महेंद्र मेरा साथी था।
एक दिलचस्प आदमी उस गली के मुंशी राम प्रसाद थे। उनकी 3 बीवियाँ थीं। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी पढ़ाते थे। कई किताबें लिखी थी। लड़कों के नाम डिप्टी कलेक्टर रखे थे। डिप्टी मेरा सहपाठी था। खुद न डिप्टी थे न कलेक्टर, पर डिप्टी कलेक्टर के बाप तो कहे जाते थे। लड़के भी नाम बड़े, दर्शन थोड़े ही रह गए। ग्रैंड ट्रंक रोड को जाने वाली गली की पूर्वी पंक्ति में नाई, बारी, दर्जी, फेरी वाले, बिसाती, इक्के वाले और ऐसे ही लोगों के छोटे छोटे घर थे। इसी पंक्ति में बुद्धि और महारानी का घर था, राधा का भी। जीवनलाल वकील के बड़े दुमंजिले मकान की छाया में, जैसे जीवनलाल अपने मकान के सामने और हमारे घर के पिछवाड़े के बीच एक गली जाती थी, गो अब उसके पीछे के हिस्से बनिया और कई लोगों के कब्जे में थे। यह गली पूर्व को होती, जिधर कुछ कायस्थों और ब्राह्मणों की बस्ती और थी। हमारे मकान की आधी परिक्रमा कर उत्तर को चली जाती थी। हमारे मकान के सामने की गली जहाँ उससे मिलती थी, उनके नुक्कड़ पर एक शिवाला था, जो सड़कों और बस्तियों के परिवर्तन के बावजूद अब भी अपनी जगह पर जीरो रोड पर खड़ा है। इस गली के पूर्व महादेवन का खेत था, लंबा चौड़ा, जिसमें कई फसलें उगती थी। पार मस्जिद थी, जिससे उठी अजानें हमारे घर तक सुनाई देती। मेरी नाड़ महादेवन के खेत में गड़ी थी। जहाँ गड़ी थी, मेरी माँ प्रतिवर्ष मेरे जन्मदिन को उस जगह की पूजा किया करती थी और महादेवन की घरवाली को कुछ निछावर देती थी। गलियों के बीच में द्वीप की तरह होकर भी हमारा घर 3 तरफ से खुला था। पश्चिम की ओर कल्याण चंद का बाग, उत्तर की ओर बुढ़िया काछिन की टाल और गिरधारी का खेत, और पूर्व की ओर महादेवन का खेत। बाद को जब सिटी YMCA बना, तब महादेवन का खेत ले लिया गया और उसमें खेलने का मैदान बन गया। उत्तर को जाने वाली गली सीधे मोहतसिमगंज और दाहिने मुड़कर शहरारा बाग चली जाती थी। जनसाधारण में वह सलालाबाद के नाम से जाना जाता था। बाग वहाँ कोई ना था। मोहतसिमगंज वाले अलंग पर बाबू सोनार का मकान था। काम में अच्छा था, पर वादा पूरा करने की चीज़ है, इसे उसने सीखा ही न था। लोग कहते थे कि जब लड़की पैदा हो तभी बाबू को जेवर बनाने को दिया जाए। मुमकिन है कि उसकी शादी तक वह बनाकर दे दे। उसके बारे में एक कहान मशहूर थी। घड़ी घड़ी के पखवारा, चौघड़िया के साल, जेका बाबू काले कहीं, दिहेन तेकर कौन हवाल। शहरारा बाग वाले अलंग पर महाशय ओंकारनाथ वाजपेयी का मकान था। सामने सरजू तेली का मकान, उसके बगल में कहारों का हाता। होली के दिनों में कहार हुड़क पर गीत गाते। एक गीत याद है, छऊबई ढिहवा पर मढ़ैया गोरिया, तोहके लेके ना, गोरिया तोहके लेके ना। संकरी गलियों में डोलियां ही जा सकती थी और कहार अच्छी कमाई करते थे। वाजपेयी जी मोहल्ले के ही नहीं, नगर के आर्य समाजियों में प्रमुख थे। अच्छे कद के, भरे बदन के, गोरे रंग के, धोती कमीज पर खुले कॉलर का रेशमी या ऊनी कोट पहनते थे। सिर पर रेशमी पगड़ी, आंखों पर चश्मा, बड़ी बड़ी काली मूछें ऊपर को उठी हुई, पाँवों में जूते मोजे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही मनोज्ञ और आकर्षक था। समाज सुधार और समाज सेवा को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। प्रयाग में लड़कियों की शिक्षा के लिए आर्य कन्या पाठशाला जिन लोगों के प्रयत्न से खुली थी, उनमें वाजपेयी जी का भी नाम था। घर घर जाकर उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी लड़कियों को
पढ़ने के लिए पाठशाला भेजें। चचेरी और सगी मेरी सब बड़ी बहनें आर्य कन्या पाठशाला में पढ़ने जाती थी। एक बड़ी उम्र की दाई लड़कियों को बुलाने आती थी और उनका गोल बनाकर स्कूल लिवा लाती थी। छुट्टी होने पर फिर सबको लिवा लाती थी और घर घर पहुंचा जाती थी। वाजपेयी जी ने ओंकार प्रेस नाम से एक प्रेस भी खोला था, जहां से लड़कियों के लिए कन्या मनोरंजन नाम की एक मासिक पत्रिका निकलती थी। पत्रिका हमारे यहाँ आती थी। प्रथम पृष्ठ पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र लिखित एक ईश्वर प्रार्थना छपा करती थी। शरणागत पाल कृपाल प्रभो हमको एक आस तुम्हारी है। उसकी अंतिम पंक्ति थी, प्रताप नारायण तो तुम्हारे पद पंकज पे बलिहारी हैं। और उसे पढ़कर मैं समझता कि ये प्रार्थना मेरे पिताजी की ही लिखी है। पत्रिका में मनोरंजक कहानियाँ और उपदेशात्मक लेख छपा करते थे। पहले बहनें पढ़कर मुझे सुनाती थी, बाद को मैं खुद पढ़ने लगा था। उसकी वार्षिक फाइलें बनाकर रखी जाती थी। पत्रिका बंद हो गई तो भी पुरानी फाइलों को उलटने पुलटने में हमें मज़ा आता था। आगे चलकर वाजपेयी जी ने ओंकार चारू चरितावली के नाम से देश के महान व्यक्तियों, नेताओं, समाज सुधारकों, स्वामी राम तीर्थ, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव, गोविंद रानाडे आदि की जीवनियाँ प्रकाशित की थी। लगभग 100 पृष्ठ की पुस्तक होती थी, शायद 8 आने की। उस चरितावली की प्राय सभी पुस्तकें मैंने कभी पढ़ी थी। वाजपेयी जी ने मोहल्ले में एक सेवक मंडली की भी स्थापना की थी, जो लोगों से थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके गरीबों को साधारण रोगों की दवा, जाड़ों में कंबल, उनके लड़कों की पाठ्य पुस्तकें या छोटे मोटे वजीफे देने का प्रबंध करती थी। मेरे पिताजी उसकी अंतरंग सभा के सदस्य थे और कभी कभी सेवक मंडली की बैठकें हमारे घर पर भी हुआ करती थी। मेरे पिताजी कट्टर तो नहीं कहूँगा, पर आस्थावान सनातनी थे। हमारे यहाँ सनातन धर्म पताका नाम की एक पत्रिका भी आती थी, जो शायद मुरादाबाद से निकलती थी, पर उसकी सामग्री इतनी गरिष्ठ होती थी कि हम बच्चे उसे सूंघ कर ही छोड़ देते थे। मेरी बड़ी बहन भगवान देई जब आर्य कन्या पाठशाला से आर्य समाजी विचार भी घर में आयात करने लगी कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। राम कृष्ण महापुरुष हैं, ईश्वर के अवतार नहीं। ईश्वर तो कभी अवतार ही नहीं लेता। तो मेरे पिताजी के कान खड़े हुए। एक दिन उन्होंने बहन को संगीत रत्न प्रकाश आर्य समाजी भजनों का संग्रह पढ़ते सुना। तुलसी, मीर, हाफिज जिन कानों में बसे थे, उनको संगीत रत्न प्रकाश के शब्द बड़े नीरस कर्कश लगे। उन्होंने बहन को समझाया कि वह किताब पढ़ोगी तो तुम्हारी रुचि बिगड़ जाएगी। बहन ने अपने पैसे बचाकर प्रकाश खरीदा था। पिताजी ने दुगने दाम देने का प्रलोभन देकर वह पुस्तक उनसे ले ली और कहीं छिपाकर रख दी। थोड़े दिन बाद उन्होंने आर्य कन्या पाठशाला से बहन को हटा लिया। इस पर मेरी चचेरी बहनें भी वहाँ से हटा ली गई। इन सब लड़कियों को स्कूल के जीवन में कुछ रस आने लगा था। उनका स्कूल जाना बंद हुआ तो सबों ने मिलकर बड़ी नाराज़गी दिखाई। किसी ने 2 दिन खाना नहीं खाया, कोई 3 दिन कोठरी से न निकली, किसी ने बर्तन भांडे पटके। बाद को जब तब वे अपने स्कूली जीवन की सुखद स्मृतियों को शुरू करके जगाया करती। जब हम स्कूल में पढ़ती थी, छोटी बहनें स्कूल भेजी ही न गई। उनकी जो कुछ शिक्षा हुई बड़ी बहनों द्वारा घर पर ही। अपनी बड़ी बहनों के संपर्क में हिंदी अक्षरों को पहचानना, उन्हें लिखना या मिलाकर पढ़ना मुझको अनायास ही आ गया। उर्दू हरूफों को पहचानना और लिखना मेरी माँ ने मुझे पहले ही सिखा रखा था। विधिवत मेरी पढ़ाई शुरू होने के पहले घर में कुछ उत्सव हुआ, कुछ पूजा हुई। पुरोहित जी ने पट्टी पर एक और मुझसे लिखवाया, श्री गणेशाय नमः। मौलवी साहब ने दूसरी ओर बिस्मिल्लाह हिरर हम मा निर्हरहीम
और दोनों को मेरे हाथ से एक एक रुपया दिलाया गया। मैंने पंडित जी के चरण छुए, मौलवी साहब को बंदगी की। इसके बाद पंडित जी तो न दिखाई दिए, पर मौलवी साहब रोज़ पढ़ाने के लिए आने लगे। मौलवी साहब की न शक्ल अपरिचित थी, न उनसे हमारे घर का संबंध नया था। मेरे पहले वे मेरे चचेरे बड़े भाई शिव प्रसाद को पढ़ा चुके थे। गंजी गोरी चांद पर कुब्बे नुमा सफ़ेद टोपी, जिससे उनका लंबा कद कुछ और लंबा जान पड़ता था। छोटी कटी मूँछों पर भरी हुई खिचड़ी दाढ़ी, आँखों की पुतलियाँ नीलछर कोए जैसे बाहर को निकलने को आतुर हों। गरारेदार पजामे पर ढीला ढाला छकलिया अंगा, पाँव में सुलेमशाही जूती, हाथ में डंडा। जाड़े के दिनों में अंगे के नीच रुईदार मिर्जई पहन लेते, जिससे उनकी वैसी ही भारी काया कुछ और भारी भरकम हो जाती। मकान के आगे छप्परदार दालान में दीवान से लगा एक पुराना तख्त पड़ा रहता था। मौलवी साहब आते, आवाज़ देते और जूती उतारकर दीवार के सहारे तख्त पर बैठ जाते। मैं उनके सामने पालथी मारकर बैठ जाता। शुरू के दिनों में राधा अपनी रुई बत्ती की छितनियाँ लिए हुए कहीं पास ही बैठ जाती, इसलिए कि मौलवी साहब से मुझे डर न लगे, और अगर वे मुझे ज़्यादा मारे पीटे तो वे मुझको बचा सकें। मौलवी साहब अपनी सख्ती के लिए मशहूर थे। सुनता था कि जब वे किसी लड़के को पढ़ाना शुरू करते थे तो उसके वालिदैन से कह देते थे कि चमड़ी हमारी और हड्डी तुम्हारी। मुझे याद नहीं कि कभी उन्होंने सबक न याद रखने के लिए मुझे मारा पीटा हो। पढ़ते वक्त किताब से आंखें उठाकर मैं कभी दूसरी ओर देखता और खुले में बैठे हुए आकर्षित करने को 100 तरह की चीज़ें इधर उधर होती तो वे धीमे से मेरा कान पकड़कर फिर मेरा सिर किताब पर झुका देते। 2-1.5 बरस बाद की बात है। मेरे छोटे भाई शालिग्राम ने मेरे पास बैठकर कुछ शैतानी की। मौलवी साहब ने डांट दिया। उन्होंने फिर शैतानी की। अब मौलवी साहब मारने को बढ़े तो वे कुछ दूर हट गए। मौलवी साहब के लिए जल्दी उठना आसान न था और उन्होंने फिर शैतानी की। मौलवी साहब उनको पकड़ने को उठे तो वे भगे और मौलवी साहब ने उनको दौड़ाना शुरू किया, पर शालिग्राम कहाँ हाथ आने वाले थे। आखिरकार मौलवी साहब भी हाँफते हुए लौट आए। आगे आगे शालिग्राम, पीछे पीछे भद भद भागते मौलवी साहब, जैसे हिरण के पीछे हाथी। वह दृश्य याद करके मैं आज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। उस दिन भला क्या रुकनी थी, और मौलवी साहब ने शालिग्राम का गुस्सा मेरे ऊपर उतारा। उस समय की पढ़ाई रटत विद्या थी। 1 साल तक तो मुझे खालिक बारी ही रटाई गई। इबारत को पढ़कर मैं न रटता, रटते रटते इबारत को पहचानने लगा, और एक दिन बड़ी खुशी हुई जब मैं उस पुस्तक के आखिरी बंद पर पहुंचा। लीजिए, हमारे मौलवी साहब का नाम भी उस बंद में आता था। मौलवी साहब शरण पनाह, गधा भिखारी खुसरो शाह। मौलवी साहब को शायद 2 रुपये माहवारी दिए जाते थे। जिस दिन किताब खत्म हुई उस दिन मेरे हाथ से 1 रुपया अलग से उन्हें दिलाया गया, और शीरीनी जो बिगड़कर अब सिन्नी हो गई थी मंगाकर बच्चों को बांटी गई। खालिक बारी के बाद मौलवी साहब ने मुझे एकदम करीमा पर उतार दिया। फिर वही रटंत, करीमा बब खशाए बरहालमा कि हस्तुम आसिरे कमदे हवा, निगहदार मारा जराहे खता, खता दर गुजारो सवा बमनुमा। और बहुत सी पंक्तियाँ मुझे अब भी याद हैं। इनका अर्थ ना मैंने तब जाना था, ना आज तक जानता हूँ। कभी सुना था कि फतेहपुर के इकबाल वर्मा सेहर ने, जिन्होंने रुबाइयात उमर खयाम का अनुवाद सीधे फारसी से किया था, करीमा का भी अनुवाद किया था, शायद कहीं से प्रकाशित भी कराया था। एक बार इच्छा हुई थी कि
अनुवाद पढ़कर जानूं तो करीमा में क्या है, पर वक्त से किताब हाथ न लगी और बात दिमाग से उतर गई। करीमा के बाद मुझे माम की माँ पढ़ाई गई, वह भी मैंने पूरी रटी थी, पर अब उसका इतना ही याद है कि उसकी बहर करीमा से भिन्न थी। करीमा की बहर में कुछ तेजी थी, माम की माँ की बहर में कुछ धीमापन। पहली में जैसे मृग चौकड़ी भरता भाग रहा हो, दूसरी में जैसे गजराज सहज गंभीर गति से चला जा रहा हो। फारसी की कुछ कहावतें और सुक्तियाँ भी मौलवी साहब ने मुझे रटाई थी, कुछ का अर्थ भी बताया था। एक सुक्ति कलम पर इस वक्त याद आ गई। कलम गोयद की मन शाहे जहानम, कलम कसरा बदौलत मीर सानम। अगर बदबख्त बाशद मंची दानम, वले एक बार वर दौलत रसानम। पहली पंक्ति का अर्थ है कलम। फारसी में कलम पुल्लिंग माना जाता है। कहता है कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ। यह पंक्ति पहले भी अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगती है। जी चाहता है इसे गुनगुनाऊँ, इसके अर्थ पर विचार करूँ, पर मन अब उसकी सच्चाई को पूरी तरह ग्रहण नहीं करता। कलम तो बहुत है, बहुतों के हाथों में। सब कैसे राजा बनेंगे? कोई छोटा राजा बनेगा, कोई बड़ा राजा, कोई महाराजा, कोई महाराजधिराज। कलम के राज में कुछ कलमों को, कुछ क्यों ज़्यादातर को शायद प्रजा बनकर ही सब्र कर लेना पड़े। मेरा कलम तो शायद प्रजा वर्ग में ही एक हो। कलम के राज में प्रजा बनना भी कम सौभाग्य की बात नहीं है, पर अभी दुनिया में कलम का राज है कहाँ। कलम के अर्थ हैं सच्चाई, कलम के अर्थ हैं ईमानदारी, कलम के अर्थ हैं न्याय, कलम के अर्थ हैं आत्मसम्मान। कलम का राज कभी आएगा, इसमें मुझे संदेह है, पर एक बात का विश्वास भी है कि जब तक कलम कलम है, वह लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निर्भीकता है, साहस है, विरोध है, विद्रोह है, पर कलम नकारात्मक ही नहीं है, वह सकारात्मक भी है। वह संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति है। वह जीवन की जीवंतता है। लाठी तो जड़ता है, जड़ता न भी हो तो असंतुलन, एकांगिकता, विकृति। कुछ फारसी की कहावतें भी दिमाग में उतर आई हैं। मन तुरा हाजी बगोयम, तू मरा हाजी बगो। भाव वही है जो संस्कृत की इस पंक्ति में। परस्परम प्रशंसन्ति, अहो रूपम अहो ध्वनि, खुदरा फजीहत दीगरा नसीहत, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आच रही ते नाही घनेरे, आदि आदि। कभी सोचता हूँ कि जब फारसी इस देश में आई होगी तो उसने यहाँ की धरती की मनीषा में अपनी कितनी प्रतिध्वनियाँ पाई होंगी। मैंने अपने यत्किंचित अनुभव से पाया है कि वेदना और विवेक का रंग कहीं भी पाया जाए एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं होता। मानवता अपनी पीड़ा और प्रकाश के क्षण में प्राय एक स्वर में बोलती है। हैमलेट जब हेरोशियो को आदर्श मनुष्य का गुण बताता है, तब उसकी वाणी गीता की वाणी की प्रतिध्वनि हो जाती है। गेटे ने शकुंतला में अपनी ही फाउस्ट की, ग्रेशियन की करुण कथा प्रतिबिंबित देखी थी। विभाजन की बहुत सी रेखाओं के बीच यह कम संतोष की बात नहीं है। मानवता कतिपय बिंदुओं पर मिलती है, एक है। इस बीच गिनती और जोड़ बाकी गुना भाग मुझको माँ और बड़ी बहनों ने सिखाया था। मेरे हिंदी ज्ञान की भी वृद्धि की थी।
पढ़ने लिखने की ओर मेरी स्वाभाविक रुचि थी और लड़कों को खेल कूद से हटाकर पढ़ने लिखने की ओर लगाया जाता था। मुझे पढ़ने लिखने से हटाकर खेलने कूदने की ओर। उस समय एक कहावत कही जाती थी, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बचपन में किसी नवाब को तो मैंने ना देखा था, उसका वैभव और अधिकार भी न जानता था। पता नहीं मेरा बाल मन नवाब की कैसी कल्पना करता होगा। निश्चय ही वह खेल कूद कर खराब होने की स्थिति से बिल्कुल विपरीत होगी। ये नहीं कि मैं खेला कूदा नहीं या कम खेला, पर खेलों में मेरा मन कभी पूरी तरह नहीं रमा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, खेलों से खिंचता गया। जिंदगी को जीना ही यदि खेल नहीं तो एक समय मैं खेलों की दुनिया से बिल्कुल दूर चला गया। काश उस समय मुझे किसी ने यह कहावत भी सुनाई होती, ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स जैक डल बॉय। इसकी सत्यता मैंने अपने जीवन में देखी है। मुझे अपने जीवन में ऐसे बहुत से दिन याद हैं जिनको मैं ऑल वर्क और नो प्ले के दिन कह सकता हूँ। निश्चय उन्होंने मुझे डल बनाया है। काम में पिलकर जो बना है, जो सीखा जा सकता है, उसमें मैंने कभी कोताही नहीं की, पर खेल में रुचि लेकर जो बना, जो सीखा जा सकता था, उससे मैं वंचित रह गया तो रह गया। उसका परिहार अब नहीं हो सकता। काम ही अब सहज मालूम होता है, खेलना मुश्किल। काम से राहत पाने के लिए अब यही कर सकता हूँ कि छड़ी उठाऊँ और 1-2 मील घूम आऊँ। शरीर घूमता है, मन काम की चिंता में रहता है। अब पेट में अल्सर है। लोग कहते हैं गाल्फ खेलो। कैसे खेलूँ? गाल्फ के लिए फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी की आधारशिला चाहिए। वह मैंने नहीं बनाई। वृद्धावस्था में भी जो खेल सकते हैं, चाहे गोल्फ चाहे ताश, मुझे उन सब से ईर्ष्या है। कभी कभी मुझको उन पर क्रोध आता है जिन्होंने जीवन को इतनी गंभीरता से लेने के संस्कार मुझ पर डाले। पर शायद जैसे मैं उनसे संस्कार ग्रहण करने को विवश था, वैसे वे भी मुझ पर संस्कार डालने को विवश थे। पिताजी को अपने दफ्तर के काम से कभी फुर्सत नहीं मिली कि वे हम लोगों को विशेष पढ़ा लिखा सकें। इसलिए घर पर हमको पढ़ाने को मौलवी, मास्टर, पंडित बराबर लगे रहे और अपनी योग्यता, क्षमता, अयोग्यता और अक्षमता की भी सीमा में हमारा निरूपण और दिशा निर्देशन करते रहे। हम अपने बचपन में अपने को जहाँ और अपने चारों ओर जिन्हें पाते हैं, वे हमारे भाग्य को शायद अधिक प्रभावित करते हैं बनिस्बत उन ग्रह नक्षत्रों के जो जन्म समय पर आकाश में रहते हैं। वास्तव में वे ही ग्रह नक्षत्र हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा जन्म ही हमारा भाग्य है, उसका वर्णन तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए अपने को समझने के लिए मैं जहाँ हूँ, जिनके बीच हूँ, उसको और उनको समझने के लिए मैंने विशेष प्रयत्न किया है। जब मैं 8 बरस का हो गया तो पता नहीं किसकी सलाह पर या क्या सोचकर मुझको मोहतसिमगंज म्यूनिसिपल स्कूल में डाला गया। शायद इसीलिए कि वह स्कूल मेरे घर के सबसे पास पड़ता था और दूर के रिश्ते के मेरे एक मामा बाबू बिहारी लाल वहाँ हेडमास्टर थे। म्यूनिसिपल स्कूल उन दिनों 2 तरह के होते थे, लोअर प्राइमरी दर्जा 4 तक वाले और अपर प्राइमरी दर्जा 6 तक यानी मिडिल तक वाले। पढ़ाई इन स्कूलों में वर्नाक्युलर अर्थात हिंदी और उर्दू के माध्यम से होती थी। मोहतसिमगंज का स्कूल लोअर प्राइमरी था। फीस इन स्कूलों में नाम मात्र ली जाती थी। नीचे दर्जों की 1 पैसा, 20 के दर्जों की 2 पैसे, सबसे ऊंचे दर्जे की 1 आना। पहले दिन मुझे स्कूल जाने की याद है। माँ ने मुझे साफ धुले कपड़े पहनाए थे। करकल मुझे स्कूल तक पहुंचाने गए थे। बगल में मैंने तख्ती, स्लेट, दवा रखी थी। कलम मेरी जेब में थी। शाही का बोध का हाथ में। मामा जी स्कूल में मामा के रूप में नहीं, रोबदार हेडमास्टर साहब के रूप में मिले।
उनकी पहली हिदायत मेरे लिए यही थी कि स्कूल में उन्हें मैं मामा जी नहीं, हेडमास्टर साहब कहकर संबोधित करूं। इतना बड़ा नाम ज़बान पर चढ़ने में मुझे कुछ दिक्कत महसूस हुई और शुरू में मैंने कोशिश की कि उनको संबोधन करने का अवसर ही ना आए। पहले दिन तो मैंने उन्हीं के कमरे में यानी क्लास में ले जाकर बिठा दिया गया। उनकी पीठ के पीछे संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का एक नक्शा टंगा था, जो मुझे झांसी और मिर्ज़ापुर जिलों की टांगों पर खड़ा एक कुत्ता सा लगा, जिसका मुंह देहरादून था। उनकी मेज पर एक बेंत रखा था और एक और 3-4 लड़के मुर्गा बने झुके थे। यह एक विचित्र सजा थी। खड़े हो, पाँव फैला, कमर से आगे झुक, हाथों को पीछे से टांगों के बीच ला, सिर नीचा कर कानों को पकड़ना पड़ता था। उर्दू और हिसाब में मेरा इम्तिहान लिया गया। उर्दू मेरे लिए पानी थी, मैं तो फारसी पढ़ा था। हिसाब में ज़रूर कमज़ोर पड़ा। मेरा दाखिला दर्जा 1 में करा दिया गया। उसके पहले 2 दर्जे और होते थे, अ और ब। जिस इमारत में स्कूल था वह कोई बड़ा रिहायशी मकान भर था। छोटे बड़े कमरे, दालान, रसोईघर, जहाँ भी जगह थी क्लास लगते थे। दर्जा 2 तक लड़के टाट पर बैठा करते थे, मास्टर साहब कुर्सी पर, छोटी सी मेज कुर्सी के सामने, जिससे 2 काम लिए जाते थे। लड़के जब शोर करते थे तो उन्हें चुप कराने के लिए मास्टर साहब उस मेज पर धप धप हाथ मारते थे, और जब लड़कों को वे किताब से कुछ नकल करने का काम दे देते थे तो उस पर पाँव रख कर एक झपकी ले लेते थे। दर्जा 3 और 4 के लड़के बेंचों पर बैठते थे और उनके आगे लंबे डेस्क होते थे। 3 और 4 को हेडमास्टर साहब पढ़ाते थे। नए और अजनबी को छेड़ने की प्रवृत्ति बच्चों में शायद स्वाभाविक होती है। ज़्यादातर लड़के दर्जा 1 में मुझसे ज़्यादा ही उम्र के होंगे। किसी ने मुझे आंख मारी, किसी ने मुझे मुंह चिढ़ाया। पास बैठने वालों में किसी ने चुटकी काटी, किसी ने गुदगुदाया, किसी ने कुर्ते पर स्याही डाल दी, किसी ने धोती में कलम पोंछ दी। यह छोटे पैमाने पर रैगिंग थी, जो कॉलेजों और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी होती है और कभी कभी तो अशोभन और भद्दा रूप भी लेती है। एक मर्यादा के अंदर शायद इससे नए और पुराने के बीच संकोच और झिझक दूर करने में सहायता मिलती है। स्कूल बंद होने का समय आया तो करकल मुझे लिवाने आए। छुट्टी के बाद मुझे और छेड़ने का जो मौका मिलना था, उससे अपने को वंचित लड़के करकल को ही छेड़ने बनाने लगे। गोद में ले जाओ मुन्ना को, गोद में। यह क्रम 2-4 रोज चला। फिर मैं अकेले स्कूल आने जाने लगा। गाली देने वालों को गाली देना, छेड़छाड़ करने वालों से छेड़छाड़ करना, मारपीट करने वालों से मारपीट करना मैं भी सीख गया था। स्कूल 10 बजे से लगता था और 3:30 बजे छुट्टी होती थी। गर्मियों में सुबह का स्कूल हो जाता था 6:30 से 10:30 तक। गर्मियों का स्कूल हमें ज़्यादा अच्छा लगता था। दिन भर छुट्टी, खेलो कूदो, धमा चौकड़ी मचाओ। स्कूल सामूहिक प्रार्थना से आरंभ होता था। प्रार्थना अब तक मुझे याद है। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी बने। इसके बाद एक और प्रार्थना कराई जाती थी। भगवान हमारे जॉर्ज पंचम को चिरायु कीजिए। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की तस्वीर दफ्ती पर चिपकाई हुई कमरे कमरे में टंगी रहती थी। प्रथम विश्व युद्ध का समय था। राजभक्ति जगाए रखने की उस वक्त विशेष आवश्यकता होगी। गीत किसी ऐसे का लिखा था जिसे
छंद मात्रा का भी ज्ञान ध्यान नहीं था, पर तब इस गीत पर किसी का ध्यान शायद ही जाता हो। दर्जा 2 तक हिसाब के लिए स्लेट और खुशखत के लिए पट्टी का इस्तेमाल होता था। कापियों पर लिखना दर्जा 3 से शुरू होता था। 2 तरह के कागज़ मिलते थे, सफ़ेद और बादामी। बादामी कागज़ की कापियाँ हिसाब के लिए और सफ़ेद कागज़ की सुलेख के लिए प्रयुक्त होती थी। हिंदी के विद्यार्थी काली पट्टी पर खड़िया मिट्टी के घोल से लिखते थे। उर्दू के मुल्तानी मिट्टी से पुती तख्तियों पर काली स्याही से। स्कूल का काफ़ी वक्त पट्टियों को धोने, पोतने, सुखाने में सर्फ होता था। लड़के लाइन में खड़े होकर हवा में झुला झुलाकर पट्टियाँ सुखाते थे, साथ गाते थे। विश्वास था गाने से पट्टी जल्दी सूखेगी। सूख सूख पट्टी चंदन गोटी, राजा लाया महल बनाया, एक अनोखी रानी लाया। राजा रानी खड़े झरोखे, सूरज चमके पट्टी सोखे। यूँ तो स्कूल ढीलम ढालम गति से चलता था, पर जब डिप्टी साहब का दौरा होने को होता था तो खासा तनाव आ जाता था। दौरे की तारीख पहले से मालूम होने पर स्कूल की खास सफाई होती थी। एक दिन पहले टाट झड़वाए जाते थे, लड़कों से ही। क्या गर्द स्नान होता था उस दिन। जाले माले निकलवाए जाते थे। स्कूल की आराम घड़ी का वक्त ठीक किया जाता था। लड़कों को धुले साफ कपड़े पहनकर आने का आदेश दिया जाता था। फिर भी कोई लड़का मैले कपड़े पहनकर आता तो उसको छुट्टी दे दी जाती थी, और हमारे साफ कपड़ों को उनके मैले कपड़ों से ईर्ष्या होती थी। मास्टर लोग तो जैसे बारात में जाने को आते थे। अगर डिप्टी साहब का दौरा एकाएकी हो जाता तो स्कूल भर थरथर काँपने लगता था, और राहत की सांस तभी लेता था जब डिप्टी साहब विदा होते थे। मोहतसिमगंज म्यूनिसिपल स्कूल में मैंने दर्जा 2 तक पढ़ा। इस बीच स्कूल सड़क उस पार के सड़क इस पार आया, और फिर मोहल्ला शहरारा बाग के एक मकान में चला गया, पर नाम उसका मोहतसिमगंज पर ही रहा। जब मैं स्कूल जाने लगा, मौलवी साहब से माफ़ी मांग ली गई। मुझे घर पर अंग्रेजी पढ़ाने को मास्टर रख दिए गए। शालिग्राम ने फारसी पढ़ने की और कोई रुचि नहीं दिखाई। मौलवी साहब से न जाने क्यों वे बहुत चिढ़ते थे। जो मास्टर साहब मुझे अंग्रेजी पढ़ाने आते थे, वही उनको भी हिंदी और गिनती पहाड़ा पढ़ा देते थे। उन दिनों अंग्रेजी की पहली किताब किंग रीडर पढ़ाई जाती थी। कवर पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर छपी रहती थी। अंतिम 2 पाठ क्वीन और प्रिंस ऑफ वेल्स पर होते थे, जिनकी तस्वीरें भी होती थी, और सबके अंत में होता था अंग्रेजी नेशनल एंथम गॉड सेव द किंग। यानी शुरू से बच्चे के दिमाग पर तख्त की पीढ़ी दर पीढ़ी के प्रति राजभक्ति के संस्कार डालने की तरकीबें। उन्हीं दिनों किसी इतवार को पंडित रामचरण शुक्ल हमारे घर आए, अपने निजी नए से दिखते इक्के पर। घोड़ा कुम्मैत, साइज ठस्सेदार। उनको देखने का यह मेरा पहला मौका था। पंडित जी वास्तव में देव से ऊंचे और दिव्य। जहाँ तक मुझे याद है, वे बड़े से सिर पर ऊंची फेल्ट कैप पहने थे, बंद कॉलर का पारसी कोट, सफ़ेद ढीला पजामा और फीताबंद जूता। उनके जेब से निकलती हुई सोने की एक चमचमाती चेन कोट के बीच के एक काज से अटकी थी। निश्चय ही घड़ी की होगी। वे अप्रत्याशित ही आ गए थे, और उन्हें देखकर मेरे पिताजी घबरा से गए थे। झट घर के अंदर जाकर खाट निकाल लाए, उस पर कोई दरी बिछा दी और पंडित जी को बिठलाया। स्वयं उनके चरण छुए और हम लोगों को उनके चरणों में सिर रख कर प्रणाम करने को कहा। मेरी बहनों ने भी आकर उनको प्रणाम किया। उन्हें पाँव छूने को उन्होंने मना कर दिया। मेरी माँ ने भी भीतर से बहनों के हाथ पान के साथ अपना प्रणाम भेजा। पंडित जी ने पिताजी से कुछ बातें की। हम लोग तो दूर जाकर खड़े हो गए थे।
उन्होंने बाहर से टूटे फूटे हुए हमारे मकान का मुआयना किया, फिर भीतर आकर भी कुछ देखा और हम लोगों को आशीर्वाद देकर चले गए। थोड़े ही दिनों बाद बैलगाड़ियों में ईंट चूना पत्थर आकर हमारे मैदान में गिरने लगा और बहुत से राज मजदूर आए। नींवें खोदी भरी गई, दीवारें उठी, छत पड़ी, गा गा कर पीटी गई। जीना बना, जो बड़ा कमरा बना था उसके आगे पक्के फर्श का बरामदा बना। मैदान को पक्की मुंडेर से घेरा गया और देखते ही देखते हमारे घर के सामने की शक्ल बदल गई। बाद को मुझे पिताजी ने बताया था कि पंडित जी को हमारे घर का टूटा गिरा सामान देखकर दुख हुआ था। उन्होंने पिताजी को सलाह दी थी कि बड़ी बेटी ब्याहने योग्य हो रही है, लड़की देखने से पहले लोग लड़के वाले का घर देखेंगे। घर इंसान की हैसियत बताता है। इस घर को देखते ही वे बिचक जाएंगे। बेटा बेटी ब्याहकर आदमी सामाजिक संबंध का विस्तार करता है। आए दिन 4 लोग आते जाते रहेंगे। इस घर में तो किसी को बिठाने योग्य जगह भी नहीं है। फिर लड़के भी बड़े हो रहे हैं, उनके पढ़ने लिखने के लिए भी कोई कमरा चाहिए। यह ज़रूरी है कि बाहर एक बड़ा कमरा बनवा लिया जाए और मकान का सामना दुरुस्त करा दिया जाए। पर पैसा, पंडित जी को पता था कि पैसा प्रताप नारायण के पास नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत दफ्तर में जमा है वह उस वक्त निकालना ज़रूरी होगा जब भगवान देही का ब्याह करना होगा। शायद उतने से पूरा न पड़ेगा, कुछ बाहर से भी कर्ज लेना पड़ेगा। पंडित जी ने 500 रुपये मेरे पिताजी को घर ठीक कराने के लिए दिए और छोटी किस्तों में उनकी तनख्वाह से काट लिए। ब्याज में 1 पाई न ली। घर के रहन सहन में कुछ किफ़ायत करनी पड़ी, पर 2 साल में कर्ज उतर गया और एक ज़रूरत भी पूरी कर ली गई। पंडित जी ने इससे भी बड़ा एहसान प्रताप नारायण के ऊपर भगवान देही के ब्याह के समय किया। मेरे पिताजी उनके प्रति सर्वदा कृतज्ञता से नतमस्तक रहे। अब हमारे पढ़ने लिखने के लिए एक बड़ा पक्का कमरा हो गया, जिसे हम लोग बैठक कहते थे। सामने की ओर 2 खिड़कियां, एक दरवाज़ा, एक खिड़की पश्चिम की गली की ओर खुलती हुई। घर का सबसे अच्छा कमरा बरोठे की ओर खुलने वाला, दरवाज़ा बंद कर दें तो सबसे अलग, स्वतंत्र, बिल्कुल निजी। उसमें मोटा टाट डालकर उस पर जाजिम बिछ गई। बीच में 2 मुंशी डेस्क हम दोनों भाइयों के लिए लग गए। पिताजी मुंशी डेस्क के फ़ायदे बताते न थकते थे। देखो, कुर्सी पर तो बस एक जगह से बैठा जा सकता है, पर मुंशी डेस्क पर कई तरह से, एक तरह से बैठे बैठे ऊब गए तो आसन बदल लिया। लड़कपन में तो मैंने मुंशी डेस्क पर पढ़ा लिखा। बड़े होने पर भी जब जब मुझे लगातार कई कई घंटे काम करना पड़ता है, मैंने मुंशी डेस्क का आश्रय लिया है। 2 तो मैंने दिल्ली आकर बनवाए, एक ज़मीन पर रखकर काम करने के लिए, दूसरा हल्का टेबल पर रख कर खड़े होकर काम करने के लिए, जब कुर्सी पर बैठे बैठे कमर के जोड़ों में दर्द होने लगे। मिट्टी के तेल का एक टेबल लैंप भी हम लोगों के लिए खरीदा गया। उसकी चिमनी साफ करने की ड्यूटी हमारी रखी गई थी। कितनी चिमनियाँ हमने लड़कपन में तोड़ी होंगी। कमरे की दीवार में एक अलमारी थी जिसमें हम अपनी किताबें, पढ़ने लिखने का सामान सब एक जगह रख सकते थे, जो अब तक घर में कभी यहाँ कभी वहाँ बिखरा रहता था। पिताजी ने कमरे में कुछ देवताओं की तस्वीरें लगवाई थी। बाद को हमने देश के कई नेताओं की तस्वीरें लगाई। मेरा तो अधिकतर समय इस कमरे में ही बीतता था। आगे चलकर जाड़ों में मैं उसी में सोने भी लगा, एक कोने में तख्त डालकर। गर्मी में हम बाहर मैदान में सोते थे, बरसातों में कमरे के आगे के बरामदे में। मेरी बड़ी बहन का विवाह जिला प्रतापगढ़ के परसीपुर ग्राम के बाबू त्रिलोकनाथ के साथ तय हुआ। एक बहन 3 भाइयों में से सबसे बड़े थे। मैट्रिकुलेशन उन्होंने पास किया था और घर पर रहकर जमींदार का काम देखते थे। हमारे मोहल्ले के बाबू द्वारिका प्रसाद के भांजे थे।
उन्हीं के सुझाव और बीच बचाव से यह रिश्ता पक्का हुआ था। उन दिनों दहेज तय करने की प्रथा थी, किंतु त्रिलोकनाथ की विधवा माता ने किसी राशि विशेष पर जोर न दिया। केवल इतना पिताजी से कहला दिया कि लेन देन ऐसा रखें जो दोनों परिवारों की हैसियत के अनुरूप हो। भाई के बीच में पड़ने का कुछ लिहाज तो उन्होंने रखना ही था। पिताजी ने अपनी हैसियत से ज़्यादा किया, पर वह भी शायद लड़के के परिवार की हैसियत से कम समझा गया, और इस अव्यक्त असंतोष की काली छाया मेरी बहन के वैवाहिक जीवन पर बराबर बनी रही। मैंने उस छोटी सी उम्र में उन दिनों तो इतना ही जाना कि घर में मनो अनाज आया। मोहल्ले की बहुत सी स्त्रियों ने मिलकर महीनों गा गा कर उसे बीना, चाला, पछोरा, दरा, पीसा और मटकों में भरा। बहुत से कपड़े घर में लिए रंगे गए, बहुत से दर्जी रंगरेज से सिलाए रंगाए गए, सोनार से कई सोने चांदी के गहने गढ़ाए गए, चांदी से लेकर पीतल तांबे तक के बर्तन आए, कलसे, थाल, थाली, कटोरे, लोटे, गिलास। मकान की सफ़ेदी सफाई कराई गई। सामने के दर दीवार पर चित्रकारी हुई, निमंत्रण पत्र छपे और बंटवाए गए। कई दिनों तक विविध देवी देवताओं की पूजा हुई, अदेवताओं की भी, सिल की, हरीश की, कुएं की। ब्याह गाए गए, ढोलक पर माता के भजन, सुहाग के गीत। निकट दूर के मेहमान आए, प्रजा पुरोहित आए, और एक शाम को प्रत्येक द्वार पर आम के पल्लव बंधे, बाहर छिड़काव हुआ, गैस के डंडे टंगे, नाते रिश्तेदार दोस्त इकट्ठे हुए, और कड़क कड़क कड़ झय्यम झय्यम करके बारात दरवाजे लगी। 2-3 दिन तक विवाह की रस्में होती रही। गाने बजाने, मंत्र पाठ, हंसी ठिठोली, और कभी कभी वाद विवाद और तड़प झड़प के बीच। और एक सवेरे बहन की विदा की बेला आ गई। बहन रोई, माँ रोई, घर की, संबंधियों की, पास पड़ोस की स्त्रियां रोई। पिताजी की भी आंखें गीली हुई, और बहन की डोली चली गई कि घर में ढोलक पर गाना बैठ गया, मैं राजा तोरे खेलन को गेंदा बनूंगी। जैसे यह सिद्ध करने के लिए कि जो रोना धोना अभी हो चुका है वह शकुन का रोना धोना था, मातम का नहीं। लड़की की विदा के फौरन बाद गाने की प्रथा शायद इसी विचार से चलाई गई है। बाद को पिताजी ने बताया था कि बहन के विवाह में 3,000 रुपये खर्च हुए थे। केवल 1,000 उनके पास थे। 2,000 पंडित रामचरण शुक्ल ने दिए थे। ना उन्होंने कोई कागज़ लिखाया था, ना लौटाने की कोई मियाद पूछी थी। शायद पंडित जी ने ये रुपये वापस लेने के इरादे से दिए ही ना थे, पर मेरे पिताजी के स्वाभिमान का यह धन दान स्वरूप स्वीकार करना गंवारा न हुआ। मेरे पिताजी के सनातनी संस्कार इतने प्रबल थे कि ब्राह्मण की एक पाई भी लेना वे पाप समझते। उन्होंने पंडित जी के चरण पकड़े और विनती की कि आपका इतना ही बड़ा उपकार होगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप मुझसे ब्याज न लें। मूलधन की पाई पाई मैं किस्तों में अदा कर दूंगा। और विवाह के दूसरे ही मास से घर के खर्च की सभी मदों में निर्ममतापूर्वक कटौती कर उन्होंने अदायगी की किस्त देनी शुरू कर दी। इस कटौती का कष्टकर अनुभव हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को कई वर्षों तक हुआ। पिताजी के बचत अभियान के संबंध में एक घटना मुझे याद है जो बड़ी मार्मिक है। हमारे अंग्रेजी के मास्टर विश्वनाथ प्रसाद को 8 रुपये महीने दिए जाते थे। पिताजी ने कुछ और बचत के ख्याल से यह निश्चय किया कि वे मास्टर साहब को छुड़ा देंगे। वे यह भी नहीं चाहते थे कि मास्टर साहब को एहसास हो कि उनके काम से असंतोष के कारण उन्हें जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि वे बड़े श्रम और रुचि के साथ हम लोगों को पढ़ाते थे। साथ ही उनके सामने अपनी असमर्थता व्यक्त करने में भी उन्हें संकोच होता था। उन्होंने अंग्रेजी में एक चिट्ठी लिखी और उसमें सारी स्थिति स्पष्ट कर दी कि लड़की की शादी में उन पर
काफ़ी कर चढ़ गया है। अदायगी के लिए रुपए बचाने के ख्याल से उन्हें बड़े अफसोस के साथ मास्टर साहब की ट्यूशन बंद करनी पड़ रही है। ये चिट्ठी मैंने ही ले जाकर मास्टर साहब को दी थी। मास्टर साहब को सोचने में एक क्षण का भी समय नहीं लगा। उन्होंने दूसरी तरफ लिख दिया, आप इस विषय में चिंता ना करें, मैं बिना तनख्वाह के आपके लड़कों को पढ़ाऊँगा। मास्टर साहब साल भर बगैर तनख्वाह के पढ़ाते रहे। जब तनख्वाह पाते थे तब चाहे किसी दिन ना आते हों, कभी कभी देर से आते हों, पर जब उन्होंने तनख्वाह लेना बंद कर दिया तो न किसी दिन उन्होंने नागा किया न देर से आए। अंत में पिताजी ने उनसे प्रार्थना की कि लड़के अब बड़े हो गए हैं, आप स्वयं आने का कष्ट न करें। जब उनको कुछ पूछने की ज़रूरत होगी आपके घर पर जाकर पूछ लेंगे। वे मान गए। हम जब भी उनके घर जाते वे बड़े स्नेह से हम लोगों की कठिनाई दूर करते और हम कुछ दिन उनके पास ना जाते तो वे खुद घर पहुंच जाते। कहते, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम अब इतने तेज हो गए हो कि तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती। मास्टर साहब ने लंबी उम्र पाई। जब मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया था तब वे वृद्ध और बेकार हो गए थे। मुझे बड़ा संतोष हुआ कि उनकी कुछ सेवा कर मैं उनसे यत्किंचित उऋण हो सका।